Good morning friends. So this video will be in the continuation of the earlier video which I have published on the topic people and environment. जैसा कि मैंने आपको बताया people and environment एक बहुत ही important chapter है as far as the examination of UGC NET is concerned, and also those who are going to appear for the post of assistant professor released by UP Higher Education Commission. This chapter is again going to be very helpful for you guys. So without wasting any time, let's continue with the chapter. हमने एयर पोल्यूशन के सोर्सेज कॉजेज़ को कवर कर लिया था. अब हमें उनके इफ़ेक्ट्स के बारे में जानना है ऑन प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन, बिल्डिंग एक्सेट्रा. तो हम सबसे पहले बात करेंगे एयर पोल्यूशन के इफ़ेक्ट प्लांट्स के ऊपर क्या होते हैं. फॉरेस्ट रिसोर्सेज यूजुअली हार्म्ड होते हैं एयर पोल्यूशन से ही. या तो वो डिसीज्ड हो जाते हैं या फिर वो डेड हो जाते हैं. जो मेजर पोल्यूटेंट्स हैं वो है सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन, स्मोक एंड डस्ट. सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो एयर के साथ मिलकर सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है. सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो एसिड रेनफॉल को कॉज करता है, जिसकी वजह से पीएच वैल्यू इंक्रीज हो जाती है. नाइट्रोजन ऑक्साइड रेन को और ज़्यादा एसिडिक बनाता है. हाइड्रोकार्बन्स के अंदर मीथेन और एथिलीन ये सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं. स्मोक एंड डस्ट आपका डिस्टर्ब करता है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को. नाइट्रोजन ऑक्साइड ये फोटोकेमिकल स्मोक को क्रिएट करता है. हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं वो क्लोरोसिस नाम की बीमारी को जन्म देते हैं, जिसे बेसिकली कहा जाता है लॉस ऑफ क्लोरोफिल. So these are the major pollutants which harm forest resources in general. Let's talk about the effect of air pollution on animals. अगर एनिमल्स के ऊपर इफेक्ट की बात की जाए तो अगेन जो मेजर पोल्यूटेंट्स हैं वो है सल्फर डाइऑक्साइड, रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस, फ्लोराइड. अब देखते हैं सल्फर डाइऑक्साइड किस तरीके से हार्मफुल होता है. वो रिप्रोडक्शन और माइग्रेशन को मिटिगेट करता है. रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस के अंदर स्ट्रोंशियम 90 जो कि जो एनिमल्स होते हैं वो ग्रेज करते वक्त इनहिबिट कर जाते हैं, खा लेते हैं, उसे कंज्यूम कर लेते हैं. तो स्ट्रोंशियम 90 उनकी बॉडी को बहुत ज़्यादा हार्मफुल इफेक्ट डालता है. और फ्लोराइड जो होता है वो बोन्स में कलेक्ट होकर के बोन्स को इफ़ेक्ट करता है मैमल्स या लाइफ स्टॉक की. सो दिस इज़ द इफ़ेक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन ऑन एनिमल्स. अगर हम ह्यूमंस के ऊपर एयर पोल्यूशन के इफ़ेक्ट की बात करें तो उसमें कुछ मेजर डिसीज़ेज़ हैं. लेट्स नेम देम फर्स्ट. ब्लैक लंग डिसीज़ेज़ जो कोल माइनर्स के अंदर होती है. किस वजह से होती है? कंटिन्यूसली जो कोल माइंस के अंदर काम करते हैं वो जो डस्ट वहाँ पर प्रोड्यूस होती है उसको इनहेल करने की वजह से ये डिसीज़ होती है. एस्बेस्टोसिस जो होता है वो पाइप फिटर्स और इंसुलेटर्स जो होते हैं उनको ये डिसीज़ यूजुअली हो जाती है बिकॉज वो एस्बेस्टॉस के कंटिन्यूस कांटेक्ट में आते रहते हैं. एम्फेसाइमा, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, पॉलन एलर्जीज, लंग कैंसर, सोर थ्रोट, आई इरिटेशन, ये सारी की सारी डिसीजेज़ एयर पोल्यूशन के लेवल में इंक्रीज़ होने की वजह से होती हैं. सो जस्ट नीड टू रिमेंबर ऑल दीज नेम्स ऑफ द डिसीजेज़. यू माइट बी आस्क्ड इन द फॉर्म ऑफ MCQ कि कौन कौन सी डिसीजेज़ हैं जो एयर पोल्यूशन से होती हैं, या एलिमिनेट करने के लिए आ सकता है कि इनमें से कौन सी डिसीज़ एयर पोल्यूशन से नहीं होती है. सो इफ़ यू आर गोइंग टू रिमेंबर द नेम ऑफ दीज डिसीज़ you'll easily be able to mark out the desired answer. अब अगर हम एयर पोल्यूशन के इफ़ेक्ट की बात करें ऑन बिल्डिंग मटेरियल्स तो यहाँ पर जो मेजर पोल्यूटेंट्स हैं वो है सल्फर डाइऑक्साइड और फोटोकेमिकल स्मॉग. सल्फर डाइऑक्साइड मैंने आपको बताया एयर के कांटेक्ट में आने की वजह से सल्फ्यूरिक एसिड को फॉर्म करता है जो कि एसिड रेन कॉज करता है, जो कि मेटल या लाइमस्टोन को धीरे धीरे कोरोड करता है. ये किसी भी बिल्डिंग, मार्बल, फैब्रिक या पेपर या लेदर के डिसकलरेशन और कोरोजन को कॉज करता है. फोटोकेमिकल स्मॉग जो होता है वो नाइट्रोजन ऑक्साइड की वजह से बनता है और ये भी बिल्डिंग्स को डैमेज करता है, उन्हें कोरोड करता है ग्रेजुअली यानी धीरे धीरे. अब अगर हम एयर पोल्यूशन के इफ़ेक्ट की बात करें ऑन क्लाइमेट तो ये बेसिकली अपर एटमॉस्फेयर को कंटामिनेट करता है.
ये लोकल वेदर पैटर्न्स को इन्फ्लुएंस करता है। यहाँ पर एक हीट आइलैंड का फिनोमिना है जो यूजुअली बहुत टॉक्ड अबाउट होता है। ये सनलाइट के पेनिट्रेशन और एब्जॉर्प्शन को कई हद तक इफेक्ट करता है, जिसकी वजह से जो अर्थ सरफेस का रेडिएशन है वो रिड्यूस होता है और वर्ल्ड की क्लाइमेट में कूलिंग इफेक्ट बढ़ जाता है, जो कि इवेंचुअली कॉज करता है दूसरी आइस एज को। आइस एज इज़ द फिनोमिना, अगर आपने बेसिक ज्योग्राफी पढ़ी होगी तो आपको ये पता होना चाहिए कि आइस एज इज़ अ फिनोमिना विच इज़ बाउंड टू अकर आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। बट व्हाट हैपन्स, ये पोल्यूशन क्या करता है, ये पोल्यूशन बेसिकली उस आइस एज को ट्रिगर करता है, यानी कि कूलिंग इफेक्ट बढ़ाने की वजह से अगर आइस एज कुछ मिलियन साल के बाद आने वाली है तो वो कुछ 1000 साल बाद ही आ जाएगी। सो इस हद तक पोल्यूशन जो है क्लाइमेट को इफेक्ट करता है। सो यू नीड टू रिमेंबर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ओवर हियर कि आइस एज से रिलेटेड ये पॉइंट है कि आइस एज इवेंचुअली आनी ही है, पर पोल्यूशन जो है वो उसे ट्रिगर करता है, यानी वो एक कैटलिस्ट की तरह काम करता है, वो उस प्रोसेस को फास्ट कर देता है। ये ग्रीन हाउस इफेक्ट को भी कॉज करता है, जिसकी वजह से ड्रॉट्स आ सकते हैं, हैवी रेन हो सकती है, फ्लड हो सकती है। अब हम बात करेंगे नॉइज़ पोल्यूशन के बारे में, उसमें भी हम कॉजेज़, इफेक्ट्स और कंट्रोल मैकेनिज्म को देखेंगे। सबसे पहले हम डेफिनेशन पॉइंट के ऊपर ध्यान देते हैं। किसी भी तरह का अनवांटेड साउंड जो कि एटमॉस्फेयर में डंप किया जा रहा है, बिना ये सोचे कि उसके एडवर्स इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं, उस चीज़ को, उस एडिशन को, उस डंपिंग को हम नॉइज़ पोल्यूशन कह सकते हैं। इसकी कॉजेज़ बेसिकली या जनरली या मेनली आप कह सकते हो हैं कि अर्बनाइजेशन या फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन। अर्बनाइजेशन के अंदर कुछ एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं, ट्रैफिक का नॉइज़, लाउड स्पीकर्स वर्क प्लेसेस पे, या सेलिब्रेशन जो भी हम करते हैं उसके अंदर लाउड स्पीकर का जो यूज़ होता है, या गैजेट्स, जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हम अपने घरों में यूज़ करते हैं उसके साउंड। इंडस्ट्रियलाइजेशन का एग्जांपल क्या हो सकता है कि जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ के अंदर मशीन होती हैं उनके साउंड्स, ये सभी चीज़ें हमारे एटमॉस्फेयर में एक अनवांटेड साउंड को डंप करती हैं, जिसकी वजह से नॉइज़ पोल्यूशन कॉज होता है। Let's see what are the effects of noise pollution on human body. Basically ये blood vessels को contract करता है, स्किन को पेल बनाता है, एड्रेनलिन हार्मोन को एक्सेसिवली सेक्रीट करता है, जिसकी वजह से ह्यूमन ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है और इसकी वजह से नर्वस ब्रेकडाउन हो सकता है, टेंशन हो सकती है, इंसैनिटी हो सकती है। ये पीपल ऑफ आइज़ को डायलेट करता है, ये हियरिंग को डैमेज करता है, हेडेक कॉज करता है, फटीग, नोज़िया, ये सारी चीज़ों का रिस्पॉन्सिबल हो सकता है नॉइज़ पोल्यूशन। बिल्डिंग्स के ऊपर क्या इफ़ेक्ट होता है, ये किसी भी बिल्डिंग को फिजिकली डैमेज कर सकता है, यानी कि अगर किसी भी तरह की सडन और एक्सप्लोसिव साउंड डंप होती है एटमॉस्फेयर में तो उसकी वजह से जो ग्लास बिल्डिंग्स होती हैं वो डैमेज हो सकती हैं, ब्रेक हो सकती हैं। लेट्स सी व्हाट आर द कंट्रोल मैकेनिज्म, यानी कि हम किस तरीके से नॉइज़ पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं। हम जोनिंग कर सकते हैं, जोनिंग इन द सेंस हम रेजिडेंशियल एरियाज़ और इंडस्ट्रियल एरियाज़ को सेपरेट कर सकते हैं। हम डेसिबल मीटर्स इंस्टॉल कर सकते हैं हाईवेज़ पे, जैसे कि स्पीड मीटर्स होते हैं, आप एक ओवर स्पीडिंग नहीं कर सकते हो, उस तरीके से आप अपने व्हीकल्स के साथ में ओवर साउंड नहीं प्रोड्यूस कर सकते हो, हम ऐसा कुछ मैकेनिज्म इंस्टॉल कर सकते हैं। ग्रीन बेल्ट वेजिटेशन को इनक्रेज किया जा सकता है, जैसे कि आप जो इंडस्ट्रीज़ की तरफ प्रोड्यूस होने वाले साउंड हैं आप उनको रिड्यूस कर सकते हैं, बिकॉज वो एटमॉस्फेयर काफ़ी हद तक, या जो प्लांट्स होते हैं, ट्रीज़ होते हैं, वो काफ़ी हद तक साउंड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। हम बिल्डिंग मटेरियल के तौर पे साउंड एब्जॉर्बिंग मटेरियल यूज़ कर सकते हैं, उन्हें लैब में प्रोड्यूस कर सकते हैं और बिल्डिंग्स में कॉन्सिक्वेंटली यूज़ कर सकते हैं। लेट्स सी व्हाट इज़ द रेडियो एक्टिव पोल्यूशन। रेडियो एक्टिव पोल्यूशन बेसिकली होता है हमारे एनवायरनमेंट के अंदर जो रेडियो आइसोटोप्स प्रेजेंट हैं उसमें इंक्रीज़ होना। ये किस रीज़न से हो सकता है, किस तरह का न्यूक्लियर बॉम्ब के फॉल होने से, या इंडस्ट्रीज़ के द्वारा न्यूक्लियर एनर्जी के एमिशन से। इसके इफ़ेक्ट लॉन्ग टर्म भी हो सकते हैं, शॉर्ट टर्म भी हो सकते हैं। लॉन्ग टर्म में स्ट्रोंशियम 90 जैसे मैंने बात की थी, ये एक तरह का रेडियो आइसोटोप है, ये एनिमल्स कंज्यूम करते हैं जिसकी वजह से ये
कैंसर कॉज करता है, यानी कि आप कह सकते हैं कि स्ट्रोंशियम 90 एक लिमिट के बाद कार्सिनोजेनिक होता है। शॉर्ट टर्म में जो आपके रेडियो आइसोटोप्स होते हैं वो म्यूटेशन को कॉज करते हैं, यानी कुछ सडन चेंजेस आपके क्रोमोसोम में देखे जा सकते हैं। अगर हम थर्मल पोल्यूशन की बात करें तो किसी भी तरह का हीट डिस्चार्ज होना एनवायरनमेंट में हॉट एफ्लुएंट्स के द्वारा, हॉट वाटर के द्वारा, हॉट एयर इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस के द्वारा थर्मल पोल्यूशन को क्रिएट करता है। ये एनिमल्स में बहुत ही लीथल इफेक्ट क्रिएट करता है। लास्ट इज द मर्करी पोल्यूशन। मर्करी पोल्यूशन को आप बेसिकली वाटर पोल्यूशन का एक कॉज या सोर्स भी मान सकते हैं, जो बेसिकली कॉज होता है एयर स्ट्रीम्स में मेटल के डिस्पोजल से। जापान और स्वीडन बहुत ज़्यादा हद तक इससे इफ़ेक्टेड हैं और वहाँ पर मिनामाटा डिसीज़ भी कॉज होती है मर्करी पोल्यूशन से। ये मैंने आपको अर्लियर लेक्चर में एक्सप्लेन किया था व्हाट इज़ मिनामाटा डिसीज़। सो दिस इज़ ऑल अबाउट व्हाट इज़ पोल्यूशन, व्हाट आर द काइंड्स ऑफ पोल्यूशन, व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ पोल्यूशन ऑन animals, plants, human, building materials and etc. So now we are going to do the related current affairs. सबसे पहला तो है लो ओजोन ओवर द ब्रह्मपुत्र रिवर वैली, BRV। हम इसको BRV रेफर करेंगे आगे। साइंटिस्ट एरीज के साइंटिस्ट हैं आर्यभट्टा रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंसेज, जो कि नैनीताल उत्तराखंड में लोकेटेड है। इसके जो साइंटिस्ट हैं इन्होंने BRV के ऊपर या BRV के नियर सरफेस जोन को इवैल्यूएट किया है और इन्होंने यहाँ पर ओजोन का रिलेटिवली काफ़ी लो कॉन्सेंट्रेशन पाया है। यहाँ का मीन वेंटिलेटिंग कोएफिशिएंट जो था वो 6000 मीटर पर स्क्वायर मीटर से काफ़ी ज़्यादा बड़ा था, यानी कि यहाँ पर पोल्यूटेंट्स काफ़ी हद तक बढ़ रहे हैं, काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। सो दिस इज़ द करेंट अफेयर रिलेटिंग टू BRV। प्लीज़ रिमेंबर, यहाँ पर आपको याद रखना है एरीज के बारे में। एरीज कहाँ लोकेटेड है? नैनीताल उत्तराखंड में लोकेटेड है। या आपको बस इतना याद रखना है कि ब्रह्मपुत्र रिवर वैली जो है वहाँ पर मीन वेंटिलेटिंग कोएफिशिएंट 6000 स्क्वायर मीटर से काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है, यानी कि वहाँ पर पोल्यूटेंट काफ़ी हद तक डिस्पर्स हो रहे हैं। नेक्स्ट इज़ दी रशिया प्रिसाइड्स 6th ब्रिक्स एनवायरमेंटल मिनिस्टर्स मीटिंग। ये मीटिंग जो है वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू कंडक्ट की गई, ये प्रिसीड की गई ब्रिक्स वर्किंग ग्रुप का मीटिंग के थ्रू। इंडिया को रिप्रेजेंट किया यूनियन मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर ने एम्फेसिस दिया है बेस्ट प्रैक्टिसेस को शेयर करने के लिए, सो दैट दी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कैन ईजिली बी अचीव्ड। नेक्स्ट इज द पन्ना टाइगर रिजर्व्स गेट्स यूनेस्कोज बायोस्फीयर रिजर्व स्टेटस। पन्ना टाइगर रिजर्व कहाँ पर लोकेटेड है? MP में लोकेटेड है। यू नीड टू रिमेंबर कि उसे यूनेस्को ने बायोस्फीयर रिजर्व का स्टेटस अभी दिया है to promote the conservation of biodiversity and to resolve the man-animal conflict at the site and also to allow sustainable use of natural resources। जो यूनेस्को का मैन एंड द बायोस्फीयर प्रोग्राम है ये 1974 में इनिशिएट किया गया था, so that international cooperation can be obtained for the conservation of the biosphere। So just need to remember कि इंडिया के अंदर पहला बायोस्फीयर रिजर्व स्टेटस दिया गया था तमिलनाडु के नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व को in the year 2000 and now पन्ना टाइगर रिजर्व got the same status। अगर हम इंटरनेशनल फ्रंट पे बात करें करंट अफेयर्स की तो सबसे पहला आता है ग्लोबल कंजर्वेशन लिस्ट। इसके अंदर एशियन एलिफेंट एंड द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को इंक्लूड किया गया है। नेक्स्ट कम्स द वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट। द डे इज 17th June 2020। It was proclaimed by UN General Assembly Resolution in 1995। इस पर्टिकुलर डे का थीम था फूड फीड फाइबर द लिंक्स बिटवीन कंजम्पशन एंड लैंड। नेक्स्ट इज सुपर टाइफून गोनी। इसने फिलीपींस को हिट किया, ये स्ट्रॉन्गेस्ट टाइफून ऑफ द ईयर था। टाइफून मोलेव ने भी सेम रीजन को हिट किया था।
टाइफून्स को कुछ कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है. पहला है टाइफून, दूसरा है सीवियर टाइफून, थर्ड इज सुपर टाइफून. इनको विंड स्पीड के बेसिस पे डिवाइड किया जाता है. तो टाइफून जो होते हैं उनकी विंड स्पीड ऑलमोस्ट 64 to 79 नॉट्स होती है. सीवियर टाइफून्स की जो विंड स्पीड होती है वो 80 नॉट्स होती है. एंड सुपर टाइफून्स की विंड स्पीड होती है 100 नॉट्स. नेक्स्ट इज़ हरिकेन लोटा. हरिकेन लोटा ने निकारागुआ, सेंट्रल अमेरिका को इफेक्ट किया था 23 नवंबर 2020 को. यहाँ पर हम कुछ हरिकेन्स का डिवीज़न देखेंगे. पहला है अटलांटिक हरिकेन सीज़न जो होता है वो जून टू नवंबर होता है. ये कहाँ पर किन एरियाज़ को कवर करता है? अटलांटिक ओशियन को, कैरिबियन सी को, गल्फ ऑफ मैक्सिको को. जो ईस्टर्न पैसिफिक हरिकेन होता है उसका सीज़न होता है 15 मई टू 30 नवंबर. हरिकेन्स को कैटेगराइज किया जाता है साफिर सिम्पसन हरिकेन विंड स्केल पे ऑफ 1 to 5 बेस्ड ऑन द विंड स्पीड. हरिकेन्स जो 3 या उससे हायर कैटेगरी को रीच करते हैं दे आर कॉल्ड एज मेजर हरिकेन्स बिकॉज उनके अंदर लाइफ और प्रॉपर्टी को डिवास्टेटिंगली डैमेज करने का पोटेंशियल होता है. सो दीज आर द करंट अफेयर्स of the year 2020, national as well as international. Once I collect and compile the current affairs of 2021 till April, I'll update the lecture relating to current affairs on the environment. Thank you so much. Please go through the video and subscribe the channel.